गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। ये आज की पहली कोचिंग क्लास इंग्लिश की है, सेशन 2021 की। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे द लास्ट लेसन चैप्टर के बारे में। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। एज यू कैन सी, आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे द लास्ट लेसन। तो चलिए थोड़ा सा हम समरी पे डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। चलिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। Franz started for school very late that morning. He was afraid of being scolded because M. Hamel was to question them on participles, and he didn't know the first word about them. He thought of running away and spending the day out of doors. The warm, bright day, the chirping birds, and the Persian soldiers drilling in the open field back of the sawmill were tempting, but he resisted the temptations and hurried off to school. तो फ्रांस हमारे यहाँ का वो क्या कहना चाहिए, ये आपका प्रोटोगोनिस्ट है, मींस नायक है स्टोरी का, ठीक है ना, मेन कैरेक्टर है, ठीक है ना। फ्रांस जो था उस दिन काफी लेट हो गया था मॉर्निंग में, ठीक है ना, स्कूल जाने के लिए। वो से अफ्रेड था, ही वॉज अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स डर था कि उसे स्कोल्ड मीन्स डांट पड़ेगी, किसके द्वारा, किससे, एम हैमल से। एम हैमल मीन्स मिस्यो हैमल। फ्रेंच में सर को मिस्यो कहते हैं, ठीक है ना। एम हैमल से डांट पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने वाले थे किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर। एंड he did not know the first word about them, और उससे पहला अक्षर भी पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं पता था। he thought of running away, उसने सोचा कि वो भाग जाता है। and spending the day out of doors, और पूरा दिन घर के बाहर बताएगा। spend माने यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्यतीत करना, ठीक है ना। स्पेंड के वैसे दो मीनिंग होते हैं, एक होता है खर्च करना जब पैसे से रिलेटेड होता है, जब टाइम की बात आती है तो क्या होता है, व्यतीत करना। स्पेंडिंग अपने डे यानी पूरा दिन कहाँ व्यतीत करेगा, आउट ऑफ डोर्स यानी घर के बाहर, घर के अंदर भी नहीं। क्यों? क्योंकि घर में डांट पड़ेगी, क्योंकि स्कूल नहीं गया, और स्कूल जाएगा तो वहां पे भी डांट पड़ेगी। द वॉर्म ब्राइट डे, उस दिन काफी वार्म था, काफी सूरज अच्छा से निकला हुआ था, सनशाइन कर रहा था। बर्ड्स वर चिपरिंग, बर्ड्स क्या कर रही थी, चिपरिंग। चिपरिंग मीन्स क्या होता है, चहकना, चहक रही थी। और जो पर्शियन सोल्जर्स थे, सोल्जर्स माने सैनिक, वो क्या कर रहे थे, जो सॉ मिल की ओपन फील्ड थी, यानी ओपन फील्ड माने क्या होता है, खुला मैदान, वहां पे ड्रिल कर रहे थे। ड्रिलिंग माने यहाँ पे क्या जाता है, मार्च कर रहे थे, ठीक है ना। बट ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन, लेकिन उसने विरोध किया। रेजिस्टेड माने क्या होता है, विरोध करना, किसको, टेम्पटेशंस को, जो उसे प्रलोभन ये आ रहे थे। और फिर उसने क्या करे, तुरंत स्कूल के लिए निकल पड़ा। आई होप आपको ये पूरा ये वाला पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब सेकंड पैराग्राफ में हम जा रहे हैं। There was a crowd in front of the bulletin board near the town hall. बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक तरह का सूचना वाला बोर्ड होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, बुलेटिन बोर्ड, जहां पे इंपॉर्टेंट, क्या कहना चाहिए, न्यूज आती हैं, ठीक है ना। वहां पे अखबार में ऐसे या कागज पे रखी जाती हैं। तो काफी सारी क्राउड, काफी सारी भीड़ बुलेटिन बोर्ड के फ्रंट में, उसके सामने लगी हुई थी, टाउन हॉल के सामने। टाउन हॉल एक तरह से आप समझ लीजिए, टाउन हॉल किसे कहते हैं, शहर का हॉल, जहां पे जो मेयर्स होते हैं या जो भी उनके पॉलिटिशियंस होते हैं, वो आके वहां पे विचार विमर्श करते हैं, या रूल्स रेगुलेशंस, वो सारी चीजें बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ का कलेक्ट्रेट होता है, वहां पे टाउन हॉल होता है। वॉचर जो कि ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, वो फ्रांस से पूछता है नॉट टू गो सो फास्ट, वो उससे बोलता भी है कि आज जल्दी मत भागो। he assured the boy that he would get to his school in plenty of time, वो उसे assured कराता है। assured माने क्या होता है, भरोसा दिलाता है,
ठीक है ना। अश्योर्ड माने क्या होता है, भरोसा दिलाता है कि उसके पास पर्याप्त समय रहेगा, प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी माने क्या होता है, पर्याप्त, टाइम माने समय, पर्याप्त समय रहेगा कि वो स्कूल में पहुंच पाए। ठीक है ना, वो उसे पूरा भरोसा दिलाता है क्या, कि वो पर्याप्त समय में स्कूल में पहुंच जाएगा। यूजुअली देयर वॉज अ ग्रेट बसल व्हेन द स्कूल बिगैन। ज्यादातर नॉर्मली क्या होता है, एक ग्रेट, बहुत बसल होता है, चहल पहल हड़कंप, जब स्कूल स्टार्ट होता है। जब भी हमारा स्कूल स्टार्ट होता है, आप देखते हैं ना, सभी बच्चे आ रहे होते हैं, क्लास में आ रहे होते हैं, नॉइजेस रहती हैं, प्रेयर का टाइम रहता है, तो ये सारी उथल पुथल रहती थी। But that day, लेकिन उस दिन एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन सभी कुछ वैसे ही शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग को रहता है। संडे की मॉर्निंग मतलब संडे के दिन स्कूल नॉर्मली क्या रहता है, बंद रहता है, तो एकदम शांत माहौल रहता है ना, तो उस दिन भी वैसा ही माहौल था। ठीक, आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ के बीच उसमें जा रहे हैं। जस्ट थ्रू द विंडो फ्रांस सॉ हिज क्लासमेट्स। विंडो के जरिए फ्रांस ने अपने क्लासमेट्स को देखा। क्लासमेट्स माने सहपाठी, ठीक है ना। उसने उसने उसे देखा, क्या देखा उसने ने, कि ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। एंड एम हैमिल या मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म। और जो एम हैमिल है वो वॉक कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लास में इधर उधर चल रहे हैं अपने टेरिबल, अपने भयानक, टेरिबल माने क्या होता है, डरावना या भयानक, स्केरी, ठीक है ना, आयरन रूलर, जो उन्होंने अपने अंडर हिज आर्म यानी अपने हाथों के बीच में रखा हुआ था, उसको लेकर चल रहे हैं। फ्रांस ओपन द डोर एंड वेंट इन। फ्रांस ने दरवाजा खोला और अंदर गया। ही ब्लश्ड एंड वॉज फ्राइटेंड। वो काफी सहमा हुआ था। ब्लश्ड माने होता है शर्माना भी, सहमा हुआ भी, और काफी डर भी गया था। फ्राइटेंड माने क्या होता है, डरना। एम हैमिल वेरी काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस। एम हैमिल ने बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही प्लीजेंटली, ठीक है ना, उससे बोला कि वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाए। ठीक है ना। आई होप ये वाला पैराग्राफ भी आपको अच्छे से आया होगा समझ में। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। Franz noticed that their teacher had put on his beautiful green coat, his frill shirt, and the little black silk cap, all embroidered. He wore these only on inspections and prize days. The village people were sitting quietly on the usual empty back benches. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer. चलिए, फ्रांस ने नोटिस करा जो उसका जो टीचर है उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है, अपनी फिरल शर्ट, फिरल शर्ट मतलब होती है ऐसे डिजाइन वाली, एक डिजाइन तरीके से लच्छेदार, है ना, वो शर्ट पहनी हुई थी। और उन्होंने अपनी सिल्क की कैप भी पहनी थी जो कि ब्लैक कलर की थी, जो कि पूरी तरह से क्या थी, एम्ब्रॉयडरी थी। ठीक है ना, एम्ब्रॉयडरी तो आप समझते हैं, डिजाइन बने हुए थे धागों से। He wore these only on inspection and prize day. वो ऐसा ड्रेसअप कब करते थे, जब किसी खास मौके पर, जैसे कि या तो इंस्पेक्शन रहता था या फिर प्राइज डे रहता था। प्राइज डे तो आपको पता ही है, पुरस्कार दिवस। इंस्पेक्शन माने क्या होता है, निरीक्षण, ठीक है ना। एग्जामिनेशन, ये देखना कि अगर कोई उस दिन स्कूल में कोई, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आता है, जैसे हमारे स्कूल्स में आते रहते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते रहते हैं ना कि क्लासेस कैसे चल रही है, ये सब कह रही है, तो उस दिन सारे टीचर्स कैसे रहते हैं, तैयार होकर आते हैं ना। तो वैसे ही उस दिन मिस्टर फ्रांस जो मिस्टर हैमिल थे, वो बहुत ही ज्यादा तैयार होकर आए थे। The village people were sitting quietly on the usual empty back benches. जो village people थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, कहाँ, बैक बेंचेस पर, यानी जो पीछे लगी हुई बेंचेस थी उस पर चुपचाप बैठे हुए थे। Everybody looked sad. सभी लोग बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। And Hauser had brought an old primer. और जो हॉसर था वो प्राइमर लेकर आया था, पुराना प्राइमर लेकर आया था। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। M. Hamill said that it was the last lesson he would give them. Henceforth, only German was to be taught in the schools of Elseg and Lauren.
The new master would come the next day. This was their last lesson of French. He wanted them to be very attentive. एम हैमिल ने, मिस्टर हैमिल ने या सर हैमिल ने क्या बताया उन्हें कि ये आज वो उन्हें उनका आखिरी पार्ट, आखिरी चैप्टर पढ़ाएगा। Henceforth, क्योंकि अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी एलिस और लॉरेन के स्कूल्स में, यानी जो एलिस जहाँ पे वो है, जो जगह है, जैसे हमारा शेडो है ना, ये कहेंगे कि अब से ये वाली लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो उसी तरह यहाँ एल्सेक और लॉरेन में अब से क्या पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। जो उनका न्यू मास्टर है वो अगले दिन आएगा। दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, ये उनका आखिरी लेसन है फ्रेंच का, ठीक है ना। इसलिए वो चाहता था कि वो ध्यान पूर्वक यानी अटेंटिव होके क्लास को अटेंड करें, जो भी वो बता रहे उसे सुने। अब आगे आते हैं। फ्रेंड्स फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्न्ड हिज लेसन्स प्रॉपर्ली। फ्रेंड्स को काफी बुरा लगता है कि उसने अपने लेसन्स को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा है। द आइडिया दैट एम हैमिल वाज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगॉट all about his ruler and how cranky he was. Now friends understood why M. Hamill had put on his fine Sunday clothes and why the old men of the village were sitting there. They had come to thank the master for his 40 years faithful service and to show their respect for the country that was theirs no more. Friends ने क्या बहुत ही उसे felt sorry. He felt sorry means उसे बुरा लग रहा था कि उसने अपने लेसन्स को प्रॉपरली नहीं सीखा, नहीं पढ़ पाया। लर्न माने सीखना, वो उन्हें नहीं सीख पाया अपने लेसन्स को प्रॉपरली, प्रॉपरली माने अच्छे से। The idea that M. Hamill was going away made the narrator forgot all about his ruler and how cranky he was. जो M. Hamill ये सोचकर ही, यहाँ पे आइडिया माने क्या आ जाएगा, सोचना। M. Hamill ये सोचकर ही, क्या यही सोचकर हमारा जो नरेटर है, ठीक है ना, द आइडिया दैट एम हैमिल वाज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। नरेटर ये आइडिया सोचकर ही, ये चीज सोचकर कि एम हैमिल अब दूर जा रहा है, वो भूल जाता है, फॉरगेट हो जाता है। फॉरगेट माने किस बारे में भूल जाता है, उसके रूलर के बारे में, उसके स्केल के बारे में, जैसे आप बेत कहते हो ना, जैसे टीचर्स मारते हैं, जैसे हर स्टूडेंट डरता है, उसके बारे में भूल जाता है। और ये भी भूल जाता है कि वो कितना क्रैंकी है, हाउ क्रैंकी ही वॉज, कितने ये क्रैंकी आप जैसे कहते हैं कि कितना खड़ूस है, कितने स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना, वो कितने स्ट्रिक्ट भी थे। Now friends understood why M. Hamill had put on his fine Sunday clothes. अब friends को समझ पाता है, understood माने क्या होता है, समझना। क्या समझ पाता है कि क्यों M. Hamill ने अपने फाइन संडे क्लोथ्स को पहना था। अब फ्रेंड्स क्या समझ पाता है कि क्यों एम हैमिल ने अपने फाइन संडे क्लोथ्स को पहना था, और क्यों Why the old men of the village was sitting there, और क्यों ओल्ड मैन क्या, जो वहां के वृद्ध व्यक्ति थे, विलेज के, गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति थे, वो वहां पे क्यों बैठे हुए थे। They had come to thank the master for his 40 years faithful service. वो वहां पे मास्टर को धन्यवाद देने आए थे, अपने जिसने अपने जीवन के, अपनी लाइफ के 40 इयर्स उनको दिए थे, उनको थैंक्स कहने के लिए आए थे। एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और साथ ही साथ रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए उसको जिसकी अब वो जमीन नहीं रही थी। क्यों, क्योंकि अब एम हैमिल को, मिस्टर हैमिल को एकदम से बोल दिया गया था, वहां से निकाल दिया गया था। जिस जमीन पे उन्होंने 40 साल दिए, जिस स्कूल पे उन्होंने 40 ईयर स्पेंड किए, अब वो उनका नहीं था, वो उनसे छिन गया था। आई होप आया होगा ये समझ में। अब आगे आते हैं। एम हैमिल asked Franz to recite, but he stood there silent. The teacher did not scold him. He confessed that his parents and he, the teacher, were at fault. Then he talked of the French language, the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. He asked them to guard it among them and never forget it. Their language was the key to their prison. M. Hamill ने asked Franz to recite. M. Hamill ने फ्रांस को बोला कि वो रिसाइट करे लेसन को, जो भी मीन्स पार्टिसिपल उसको दोहराए। रिसाइट माने क्या होता है, दोहराना। बट ही स्टूड देयर साइलेंट, लेकिन वो वहां पे चुपचाप
खड़ा रहा, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ उसने रिवाइज ही नहीं किया था, कुछ ध्यान ही नहीं दिया था। द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, टीचर ने उसे नहीं डांटा। ही कन्फेस्ड दैट हिज पेरेंट्स एंड ही, यानी वो खुद, उनकी फॉल्ट है, उनकी गलती है। उसने कन्फेस करा, कन्फेस्ड माने क्या होता है, स्वीकारा, कि उसके पेरेंट्स की, उनके अभिभावकों की, और साथ ही साथ उसके खुद की कहीं ना कहीं गलती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं समझा पाया। देन ही टॉक्ड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर उसने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया। उसने क्या कहा, ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट, जिसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही क्लियर रहती है, और सबसे ज्यादा मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेजों में से एक है। He asked them to guard it among them and never forget it. उसने ये भी कहा कि वो उसकी सुरक्षा करे और उसे कभी भूले नहीं, ठीक है ना, उस लैंग्वेज को कभी भूले नहीं। Their language was the key to their prison. एक तरह ये जो लैंग्वेज, उनकी जो भाषा ही है, वो ही चाबी है उनके इस प्रिजन की, उनके इस जो जेल है जिसमें वो अब जर्मन के थ्रू मींस बंधने जा रहे हैं, उन्हें आजादी वो किससे मिलेगी, उनकी भाषा से ही। ठीक, अब आगे के पैराग्राफ में आते हैं। Then they had lesson in grammar and writing. The pigeons cooked very low on the roof. Franz thought if they would make even the pigeons sing in German. All the while, M. Hamel was sitting motionless in his chair and gazing at one thing or the other. His sister was packing their trunks in the rooms above as they had to leave the country next day. फिर उन्होंने ग्रामर और राइटिंग के लेसन के बारे में बताया। द पिजन कुक्ड वेरी लो ऑन द रूफ। जो पिजन्स थे, पिजन्स माने कबूतर थे, वो काफी कुक्ड मींस पिजन्स की आवाज को हम क्या बोलते हैं, कू, बहुत ही चुपचाप छत के ऊपर कू कर रहे थे, बहुत ही धीमी आवाज में। फ्रांस ने सोचा, क्या सोचा, कि क्या जर्मन लोग पिजन्स को भी ये बोलेंगे कि जर्मन में गाए, यानी उसके दिमाग में ये फितूर चल रहा था। All the while, M. Hammer was sitting motionless in his chair and gazing at one thing or the other. और इसी बीच जो एम हैमल था, मोशनलेस, बिना हिले डुले अपनी चेयर पे बैठा हुआ था और गेजिंग कर रहा था, इधर उधर देख रहा था हर चीज को। उसकी जो सिस्टर थी वो ट्रंक्स को, संदूकों को, ट्रंक माने क्या होता है, ट्रंक्स मींस संदूक, ठीक है ना, रूम में रहकर पैक कर रही थी। क्यों, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे कंट्री छोड़ के, देश छोड़ के जाना था। After writing, they had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, by, bo, bu. Even old Hosser was crying. All at once, the church clock struck 12, and then the midday prayers. At the same moment, the trumpets of the Persians returning from drill sounded under the windows. M. Hamel stood up. He wanted to speak, but something choked him. राइटिंग के बाद दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, जब लिखने का काम खत्म हुआ तो उसके बाद हिस्ट्री के लेसन की शुरुआत हुई, और जो बेबीज थे वो चांट कर रहे थे। चांटेड माने क्या होता है, मंत्रों की तरह उच्चारण करना। किस चीज का, अपने बा, बी, बाय, बो, यू, जैसे हम आ, ए, बी, सी, डी करते ना, उसी तरह वो फ्रेंच में बोल रहे थे। जो ओल्ड हॉसर था वो भी रोने लगा था, क्राई करने लगा था। उसी दौरान ऑल एट वंस, है ना, क्या हुआ, जो चर्च की क्लॉक थी वो स्ट्रक करती, यानी 12 बजाती है, और टाइम हो जाता है किसका, मिड डे प्रेयर्स का। सॉरी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, और उसी दौरान जो सेम मोमेंट पे ही, जब ये सब हो रहा था, मिड डे प्रेयर 12 बज रहे थे, उसी दौरान सेम मोमेंट में, उसी क्षण, उसी पल, ठीक है ना, मोमेंट माने पल, पर्शियंस का ट्रम्पेट सुनाई दे रहा था, जो कि ड्रिल से वापस आ रहे थे। किसके द्वारा, खिड़कियों से उन्हें सुनाई दे रहा था। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़ा होता है। ही वांटेड टू स्पीक, वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन एकदम से उसका गला चोक्ड होता है, जाम हो जाता है। चोक्ड माने क्या होता है, जाम हो जाना, ठीक है ना, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। क्यों, क्योंकि वो काफी इमोशनल हो जाता है। Then he took a piece of chalk and wrote on the blackboard, as large as he could, Vive la France. After this, he stopped and leaned his head against the wall.
Without a word, he made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might go. फिर वो क्या लेता है, एक चौक का टुकड़ा लेता है और ब्लैक बोर्ड में बहुत बड़े अक्षरों में क्या होता है, विवे ले फ्रांस, ठीक है ना, जिसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है ना। और उसके बाद वो रुक जाता है ये लिखने के बाद और अपने सर को झुका देता है दीवार की तरफ। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, इसके द्वारा, है ना, वो क्या करता है, एक जेस्चर, एक संकेत देता है अपने स्कूल को और फिर उसके बाद वो उसे डिसमिस कर देता है अपनी क्लास को और ये कहता है कि अब वो जा सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समरी से ये तो समझ में आएगा कि ये क्या है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में है, ठीक है ना। किस तरह से जो टीचर को फेल्ट होता है कि उसे अब ये लगता है कि उसने काफी कुछ अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया, ठीक है ना, और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि टाइम रहते उन्होंने क्या नहीं सीखा। ये सब किसके द्वारा मींस कब ये जो कहानी थी किसके थी, अब हम इसके बारे में आते हैं। चलिए, आप लोगों को मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सेंड की हुई थी, ये हिंदी में है उसका, ठीक है ना, जो ऊपर लिखा हुआ था ठीक उसका पूरा का पूरा हिंदी है, इसे अच्छे से पढ़िएगा और फिर अगर भी आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। अब चलिए हम इंट्रोडक्शन कुछ थोड़ा और कहानी के बारे में, चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, जो लास्ट लेसन है इसके जो राइटर हैं वो कौन है, अल्फोंसे डॉन्ट। अल्फोंसे डॉन्ट ने ये चैप्टर, ये लेसन आपका लिखा है। उनका जन्म कब हुआ था, 1840 में हुआ था और उन्होंने खुद ने हिमसेल्फ उन्होंने फ्रांस और पर्शिया के बीच वॉर देखी थी, युद्ध देखा था। युद्ध माने क्या होता है, वॉर, WAR, वॉर। और ये जो चैप्टर है ये उसी के दौरान लिखा गया, यानी जो चैप्टर की सेटिंग है, अगर आप ये देखेंगे कि चैप्टर की सेटिंग कहाँ कैसी लिखी गई है, फ्रांस और पर्शिया के बीच के युद्ध के दौरान जो चीजें चल रही थी उसी चीज को एक चैप्टर के रूप में, एक लेसन के रूप में आपको दिया गया है। इसमें साथ में ये भी दिखाता है कि किस तरह से जब किसी भी हर कंट्री का उसका जो लैंग्वेज रहता है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है और जब कभी भी इन्वेजन होता है, हमला होता है, तो किस तरह से दूसरी कंट्रीज अपनी लैंग्वेज पहले देना चाहती हैं। क्यों देना चाहती हैं, ताकि वो कंट्रोल कर सके, क्योंकि हमारी जो, हम अपनी देश से कैसे जुड़े, अपनी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है ना, हम अपनी लैंग्वेज से ही जाने जाते हैं कि हम कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। इसलिए कभी भी इन्वेजन होता है तो सबसे पहले दूसरी कंट्रीज क्या करती हैं, वो यही ट्राई करती हैं कि किस तरह से, ठीक है ना, किस तरह से उनकी जो वो है, क्या कहते हैं, लैंग्वेज है, उसको डिस्ट्रॉय करके अपनी लैंग्वेज, अपनी चीजों को दे सके। आज के लिए इतना ही, कल हम बाकी का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं थोड़ा, क्योंकि लाइट का इशू है।